हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सॉल्यूशंस के चैप्टर को ही आगे बढ़ाते हुए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इनफैक्ट वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ या अणुसंख्यक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए हैं। और डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होते हैं वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी उसमें यह है कि अगर आप कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं, आपने कोई भी सॉल्यूशन लिया, उसमें थोड़ा सॉल्वेंट डाला, उसका डाइल्यूशन किया, तो सॉल्वेशन के कारण उसका टेम्परेचर रेज होता है, उसका तापमान बढ़ता है। और अगर आयनाइजेशन हो रहा है तो टेम्परेचर कम होता है। तो हम इसको इतना डाइल्यूट कर देते हैं कि इसके टेम्परेचर पर कोई असर ना आए, तब हम मानेंगे कि वो सॉल्यूशन है डाइल्यूट। जो भी सॉल्यूशन आपने लिया उसमें सॉल्वेंट डालते गए और एक ऐसे टाइम आया जब उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा, एकदम डाइल्यूट हो गया है वो सॉल्यूशन, उसको मानेंगे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन या तनु विलयन। उसके लिए है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ या अणुसंख्यक गुण। Colligative properties depend only on the number of solute particles present and not on the identity of the solute particles. Colligative properties या अणुसंख्यक गुण, जैसे नाम से पता है हिंदी में अणुसंख्यक गुण, वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करेंगे। सॉल्यूट पार्टिकल्स की, विलय की, उसके एटम्स पे, मॉलिक्यूल्स पे और आयंस पे, इनकी संख्या पर निर्भर करेंगे वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और सॉल्यूट किस नेचर का है, उसकी प्रकृति क्या है, उस पर निर्भर नहीं करेंगे। तो आप समझ गए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, जो सॉल्यूट के नंबर्स पे डिपेंड करती हैं, संख्या पर, कितने उसमें एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, और उसके नेचर पे निर्भर नहीं करती हैं। तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं: वेपर प्रेशर लोअरिंग, वाष्प दाब में कमी, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम एक एक करके करेंगे और हर साल एग्ज़ाम में कोई ना कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़रूर आती है। अगर एक साल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन आएगा तो दूसरे साल कोई और आएगा, तो आप इसको ज़रूर करिएगा। मॉलिकुलर इम्पोर्टेंस क्या है, मॉलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड। अब हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम स्टडी करेंगे और उससे मॉलिकुलर मास निकालेंगे सॉल्यूट का। और वेदर ए सॉल्यूशन इज आइसोऑस्मोटिक और नॉट कैन बी फाउंड। द बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी अंडरस्टूड। द ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स सच एज लैक्रिमल फ्लूइड्स एंड ब्लड कैन बी इवेल्यूएटेड। ऑस्मोटिक प्रेशर जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमको ब्लड में कितना प्रेशर होना चाहिए और सब उसकी जानकारी मिलेगी। लैक्रिमल फ्लूइड्स जो बॉडी में हैं उनके बारे में हम समझ सकते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कैन बी प्रिपेयर्ड। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर एक जैसा होता है, वो सॉल्यूशंस भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम आ रहे हैं ऑस्मोसिस पे। ऑस्मोसिस बच्चों आपने कई जगह बॉटनी में भी सुन रखा होगा। ऑस्मोसिस अपनी बॉडी सेल्स के बारे में भी जब बात होती है तब भी ऑस्मोसिस स्टडी करते हैं। तो क्या है ऑस्मोसिस? इसके लिए हमको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में पहले अंतर समझना पड़ेगा। डिफ्यूजन या विसरण क्या होता है? डिफ्यूजन या विसरण, देखिए आपने एक बीकर लिया, उसमें फॉर एग्जांपल कोई भी सॉल्ट ले लिया, कॉपर सल्फेट लिया या कोई भी सॉल्ट लिया, थोड़ी देर में आप देखेंगे वो पूरे इसमें फैल जाएगा, पूरे बीकर में फैल जाएगा। या आपने एक परफ्यूम की बोतल ली, उसको खोला तो थोड़ी देर में वो पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाएगी। ये नहीं कि आप जहाँ खड़े हैं बस वहीं खुशबू आ रही है, आप देखेंगे ना पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाती है। तो क्या होगा? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ हायर कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की, यहाँ लोअर है। यहाँ सिर्फ लिक्विड है, सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट है, इनकी कंसंट्रेशन हायर यहाँ पर दिख रही है। तो ये क्या होगा? ये पूरे इसमें फैल जाएंगे।
हायर से लोअर की ओर जाएंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ से इधर जाएंगे और पूरे में फैल जाएंगे। इसी तरह आप अमोनिया की बॉटल लैब में खोलते हो तो पता चलता है हमें कि आपने अमोनिया खोला हुआ है, क्योंकि वो पूरे कमरे में फैल जाती है इक्वली। और ये तब तक होता है जब तक ये देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो गए हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है कि आपने कभी कॉपर सल्फेट ले लिया, पानी में डाला तो वो पूरे में ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अब लेकिन ऑस्मोसिस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ऑस्मोसिस में दोनों लिक्विड को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया जाता है। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है, ये लिक्विड को तो जाने देती है लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल्स इसमें से नहीं जा सकते। तो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होगा अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। लेकिन अगर आप सॉल्यूट के टर्म्स में हम ज़्यादातर कंसंट्रेशन लेते हैं, ये देखिए यहाँ लिखा है फ्रॉम हाई टू लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, लेकिन अगर हम ये सॉल्वेंट वर्ड नहीं लिखेंगे तो हम लिखेंगे फ्रॉम लो टू हायर कंसंट्रेशन। देखिए इधर कंसंट्रेशन कम है, इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। हम तो ये देखते हैं ना सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं, तो यहाँ कम है, यहाँ इनकी मात्रा अधिक है। तो आप देखो यहाँ लोअर कंसंट्रेशन है, यहाँ हायर। अब ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब इसमें से ये सॉल्यूट नहीं पास हो सकता, सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास हो सकते हैं। तो सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए सॉल्यूट पार्टिकल्स तो जितने थे उतने ही हैं, ये आ गए नीचे। सॉल्वेंट इधर से इधर मूव कर गया, यहाँ पर इसका वॉल्यूम बढ़ता चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर मूवमेंट किसकी है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स की अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। हियर ओनली सॉल्वेंट मूव्स। आपको क्लियरली दिख रहा है, दिस इज डिफ्यूजन, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, बट through a semi-permeable membrane। ये देखिए ये है सॉल्वेंट। अब यहाँ पर अलग अलग कलर से हमने दिखा रखा है कि ये है वाटर पार्टिकल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स ब्लू कलर में, और यहाँ है सुक्रोज मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है अगर हम सुक्रोज टर्म्स में लेते हैं, ठीक है, और अगर वाटर के टर्म्स में लेते हैं तो यहाँ वाटर की हायर कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट की, और यहाँ लोअर है। आप समझ रहे हैं, हम कंसंट्रेशन ज़्यादातर सॉल्यूट की उसमें लेते हैं तो कंसंट्रेशन यहाँ हायर है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स अब इधर से इधर मूव करेंगे फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इधर होगी। ठीक है, नाउ व्हाट इज ऑस्मोसिस देन? Osmosis is a process by which the molecules of a solvent pass from a solution of low concentration to a solution of higher concentration through a semi-permeable membrane। तो ये हो गई डेफिनेशन। और जो मैंने कहा था पीछे, अगर हम लिखते हैं हायर टू लोअर कंसंट्रेशन तो वहाँ सॉल्वेंट लिखना ज़रूरी है। तो ये आपकी बिल्कुल सही डेफिनेशन है, in which the molecules of solvent pass from a solution of low concentration to solution of higher concentration but through a semi permeable membrane। तो ऑस्मोसिस को आगे आप पढ़ोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ोगे। ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, लेकिन उससे पहले हमें ऑस्मोसिस को समझना ज़रूरी था। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या फ़र्क है। Diffusion, movement of molecules of solid, liquid and gas occurs in this process। Diffusion में solute molecules भी जा सकते हैं इधर से उधर, solvent molecules भी एक बीकर से दूसरे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। यहाँ movement of only solvent molecules occurs in this process। This process can occur in any medium, solid, liquid or gas, but it can occur only in liquid medium। ये लिक्विड मीडियम में ही हो रहा है ऑस्मोसिस। यहाँ आप देखा, मैंने आपको बताया जैसे परफ्यूम गैस है वो भी फैल जाएगा, है ना। तो लेकिन ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये सिर्फ लिक्विड सिस्टम में ही होगा।
No membrane is required in diffusion, but here semi-permeable membrane or diffused permeable membrane is needed for this purpose. Diffusion process takes place through high diffusion pressure to low diffusion pressure, but osmosis takes place through solution of low osmotic pressure to solution of high osmotic pressure. अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है हम वो भी आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या फ़र्क है। डिफ्यूजन तो हम रोज़ देख रहे हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जब भी हम किसी लिक्विड में कुछ डाल रहे हैं, सॉलिड डाल रहे हैं, वो अपने आप फैलता जा रहा है। और ऑस्मोसिस हम तभी देखते हैं जहाँ हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स दिखाई देती हैं, वहीं पर ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा और उससे अलग उसका मूवमेंट होगा और ओनली लिक्विड पार्टिकल्स का ही मूवमेंट होगा। थैंक्स स्टूडेंट्स।